गाइस, कैसे हैं हम लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से होंगे और आप सभी लोगों की यूपी बोर्ड 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बड़े ही धूमधाम से चल रही होगी। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने हिंदी का जो मॉडल पेपर बनाया, जो मैंने बताया, वह सब के सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूर्वक आए हैं और आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए भी होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान कि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं जो पूरे किताब से, जीव विज्ञान के पूरे चैप्टर से ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने निकाला है और पूरे डिटेल से समझिएगा। ये 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन हैं और 3 नंबर के यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो 3-3 नंबर के यानी 12 क्वेश्चन होंगे, यानी 12 × 36, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 36 नंबर के, ठीक है, 36 नंबर के आज हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 3 नंबर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे और 12 क्वेश्चन होंगे, 12×3 = 36, ठीक है। तो पूरे डिटेल से समझेंगे, पूरे सॉल्यूशन के साथ, पूरे इसको समझाते हुए मैं बताऊंगा और शुरू से अंत तक, लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसके बाद फिर मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको और जो फुल फॉर्म्स करके आते हैं क्वेश्चन उनको भी बताऊंगा। एक एक करके मैं लगातार 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे आप सभी लोग अच्छे से इसको देखें, ठीक है। तो चलिए, आज 36 नंबर के क्वेश्चन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, यानी 12 क्वेश्चन बोर्ड में रहेंगे, 12×3 = 36 नंबर, ठीक है। तो आप सभी लोग इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करें, ठीक है। आज ये 1 शॉर्ट वीडियो है, पूरे किताब से 3-3 नंबर के क्वेश्चन, इन 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि यौन संचारित रोग क्या है, किन्हीं 2 रोगों के लक्षण लिखें। अब इसको समझने का प्रयास करो कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। अब देखो, यहाँ समझाया गया है कि यौन संचारित रोग ऐसे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या होगा? यौन संचारित रोग ऐसे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। याद हो गया? अब देखो, कह रहा है किन्हीं 2 रोगों के लक्षण लिखिए। तो पहला आप लिख दीजिएगा सुजाक। पहला क्या होता है? सुजाक, जिसे हम गोनोरिया भी कहते हैं, और दूसरा होता है उपदंश, जिसे हम सिफिलिस भी कहते हैं, ठीक है। तो यौन संचारित रोग के 2 नाम कम से कम याद कर लेना। पहला सुजाक है और दूसरा उपदंश है। सुजाक को गोनोरिया कहते हैं और उपदंश को सिफिलिस कहते हैं। चलिए, अब पहला हम लोग देखेंगे सुजाक। सबसे पहली बात ये आती है, सुजाक किसे कहते हैं। यह रोग नाइजीरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। इसको आप याद कर लो। जो सुजाक रोग होता है कौन से जीवाणु से होता है? नाइजीरिया गोनोरी, ठीक है, नामक जीवाणु से होता है। इसके लक्षण क्या हैं? देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। इसके लक्षण क्या है आपको देखिए, तनिक भी समस्या नहीं होगी अगर आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से सुना, तो ये सभी के सभी एकदम आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। पहला क्या है? पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। याद हो गया? यानी जो पुरुष वर्ग होते हैं, पुरुषों में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है। सेकंड क्या है आपका? कि मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है, ठीक है। थर्ड देखें क्या है? यह ज्ञानेंद्रिय को हानि पहुंचाता है, ठीक है, यह ज्ञानेंद्रिय को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। एंड फोर्थ है, जोड़ों में सूजन और पीड़ा होने लगती है, ठीक है, इससे जोड़ों में सूजन होती है और पीड़ा होने लगती है। तो ये आप लोग 4 लक्षण आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब सेकेंड जो आता है वह उपदंश है। उपदंश को हम कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस रोग होता है। यह भी क्या है? हमारा यौन संचारित रोग है। क्या लिखेंगे? यह रोग ट्रिपोनेमा, क्या? ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। तो ये जीवाणु का नाम लिख लो,
ठीक है, याद कर लो, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक, कभी कभी ये भी आ जाता है सिफिलिस, जैसे कभी कभी पेपर में आ जाता है कि सिफिलिस जो होता है उसमें कौन से जीवाणु से पाया जाता है, तो कौन है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ठीक है, पैलिडम। अब इसके लक्षण क्या है जी, अब ध्यान समझो लक्षण क्या है। पहला, पुरुषों एवं महिलाओं के जनन अंग में लाल दाने आ जाते हैं। ठीक है, तो जो सिफिलिस होता है वह पुरुष और महिलाओं के जनन अंग में कैसे हो जाते हैं, लाल लाल दाने आने लगते हैं। सेकेंड, मूत्र त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को यौन संचारित रोग क्या है और किन्हीं दो रोगों के लक्षण लिखने के लिए अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से आप लिख लेंगे। हमें लग रहा है कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आप लिखेंगे क्या, पराग कोश में बने परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागकण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक स्वपरागण होता है और दूसरा परपरागण होता है। अब बात आती है कि स्वपरागण किसे कहते हैं। देखिए कि जब किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधों के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है परपरागण। जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। ठीक है बाबू, तो आई होप ये सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2025 के लिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन इसी में क्या पूछता है। थर्ड क्वेश्चन है बाबू नेक्स्ट, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें दो कॉलम है, पहला है स्वपरागण, दूसरा परपरागण। तो स्वपरागण में पहला अंतर क्या है, आप लिखेंगे यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, यह एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच होता है। सेकेंड है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। इसके लिए क्या है, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। और इसमें क्या होगा, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, थर्ड हो जाएगा, इसमें बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। ठीक है जी, इसमें बने बीज कम हल्के व छोटे होते हैं। और इसमें लिखेंगे इसमें बने बीज अधिक भारी व बड़े होते हैं। फोर्थ नंबर देखें क्या है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें लिखेंगे इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है बाबू, चलिए देखिए मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखें। क्या है, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखें। तो लिखेंगे क्या, प्रभाविता का नियम। ठीक है, जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को पूरी तरह दबा देता है तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझें क्या है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, मान लीजिए आपने एक कैपिटल टी स्मॉल टी लिया है कि नहीं, तो वही कह रहा है क्रॉस कराया जाता है तो जब एक लक्षण दूसरे लक्षण के गुण को पूरी तरह दबा देता है, यानी जो कैपिटल टी होता है वो स्मॉल टी को क्या करता है, दबा देता है, तो इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। ठीक है बाबू, चलिए इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बाबू मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखें। क्या है, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखें।
तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रभावी लक्षण संकर में भले ही विकसित नहीं होता है, लेकिन जब अप्रभावी लक्षण का जीन प्रभावी लक्षण के जीन से अलग होता है तो वह अपने लक्षण को प्रकट कर देता है। अर्थात इसमें देखिए, अर्थात इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसी कारण से युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो मेंडल के पृथक्करण का नियम भी आ सकता है या मेंडल के प्रभाविता का नियम भी आ सकता है। तो ये आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। समझ में क्या, ये एकदम निश्चित रूप से आपको अच्छे से तैयारी करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है बाबू, क्योंकि पूरे किताब से ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने 3 नंबर के निकाल लिए हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो देखो, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मनुष्य होते हैं उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बाबू? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। पहला होता है दैहिक या कायिक गुणसूत्र। पहला क्या होता है? दैहिक या कायिक गुणसूत्र, जिसमें 44 होते हैं, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इसमें देखो, लिखेंगे क्या? 22 जोड़ी गुणसूत्र नर, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह क्या नर व मादा में समान होते हैं, जिन्हें कायिक या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो मादा में XX तथा पुरुष में XY होते हैं। आपको पता है कि मादा में XX पाए जाते हैं और पुरुष में XY पाए जाते हैं। युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें स्त्री में बने हुए दोनों युग्मक 22 प्लस X गुणसूत्र तथा पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक 22 प्लस Y तथा 22 प्लस X तथा 22 प्लस Y गुणसूत्र वाले होते हैं। समझ में आया? जो पुरुष होते हैं उसमें 22 प्लस X तथा 22 प्लस Y। निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है तो युग्मनज 44 प्लस XS तथा 44 प्लस XY का निर्माण होता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण शुक्राणु से होता है। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन है, परागकण या लघु बीजाणु की संरचना का वर्णन करें। क्वेश्चन है, परागकण या लघु बीजाणु की संरचना का वर्णन करें। तो देखिए ध्यान से, लिखेंगे क्या? परागकण नर युग्म कोशिका की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय एवं केंद्रीय अगुणित एवं गोलाकार होता है, जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। विभिन्न प्रजातियों में इसका आकार लगभग 22 से 25 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है जी, तो ये आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। परागकण में निम्नलिखित 2 आवरण होते हैं। जो परागकण होते हैं उसमें कितने आवरण होते हैं बाबू? 2 आवरण होते हैं। पहला बाह्य चोल होता है, दूसरा अंतःचोल होता है। ठीक है, अब देखिए बाह्य चोल क्या होता है। यह एक मोटा एवं खुरदरा भाग होता है। जो बाह्य चोल होता है वह एक मोटा एवं खुरदरा भाग होता है। बाह्य चोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इस पदार्थ के कारण ही परागकण गहरे रंग के होते हैं तथा लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो है ये लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। सेकेंड क्या होता है, अंतःचोल। यह पतली मृद एवं कोमल झिल्ली नुमा संरचना होती है। यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहता है। यह बाह्य चोल की
भीतरी परत होती है। यह पेक्टोसेलुलोज नामक पदार्थ का बना होता है। बाह्य चोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो अंतःचोल और बाह्य चोल क्या होता है? अच्छा, इसका जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि परागकण या लघु बीजाणु की संरचना का वर्णन करें, तो कभी कभी पेपर में यह परिभाषा कहने के साथ साथ कभी कभी क्या कहता है कि इसका चित्र बनाएं। तो आप चित्र कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझें। परागकण का चित्र कैसे बनेगा, इसको आप लोग समझें। ठीक है, पराग, इसका चित्र या लघु बीजाणु कह सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, ऐसे, ठीक, गोला बनाओ, यहाँ से और यहाँ से ऐसे करो। ठीक है, और इसको ऐसे मिलाओ। एकदम सिंपल तरीका है बनाने का, बन गया ना? ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से ऐसे, जैसे कोविड-19 आप देखे थे ना, ठीक, ऐसे बना देना। उसके बाद यहाँ से एक और, लेके जाओ ऐसे। ठीक है बाबू, अब देखो, जो यह भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बाह्य चोल। क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहते हैं। और इसको जो है हम कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं अंतःचोल। क्या कहते हैं, अंतःचोल। तो याद रखिएगा, ये फिगर आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए लघु बीजाणु का। और इसको जो है हम कहते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है बाबू, और ये जो होता है एक केंद्रक हो जाता है। ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और ये हमारा रिक्तिका हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिगर बन गया। तो ये आप बना लोगे, है कि नहीं? चलिए, कभी कभी लघु बीजाणु जनन का संरचना भी कह सकता है, तो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यह अधिक अणुभार वाली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी संरचना डीएनए से भिन्न होती है। इसकी जो संरचना होती है क्या होती है, डीएनए से भिन्न होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के स्थान पर राइबोस शर्करा होती है, तथा थाइमिन क्षार के स्थान पर यूरेसिल क्षार होता है। कार्य के आधार पर आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर आरएनए को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है बाबू। पहला आरएनए, इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और ये टीआरएनए स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। एमआरएनए संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी तो ऐसे ही पूछ सकता है, अलग से पूछ सकता है, आरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, या राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। तो इसको आपको
समझना होगा। तो आरएनए क्या होता है, ध्यान समझो बाबू। ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कुल आरएनए का 80% भाग होता है। यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। यह राइबोसोम की संरचना में भाग लेता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। एंड टीआरएनए क्या होता है, समझने का प्रयास करें। यह कोशिका की कुल आरएनए का 15 से 18% भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आगे देखें, विभिन्न प्रकार की एमिनो अम्ल की अणुओं को पकड़कर राइबोसोम पर लाते हैं। थर्ड है एमआरएनए। यह कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। इसका निर्माण कोशिका के डीएनए सांचे पर होता है। यह केंद्रक से आदेश लेकर के राइबोसोम पर प्रोटीन बनाता है। ठीक है बाबू, तो आई होप यह भी क्वेश्चन अच्छे से आया होगा। अगला क्वेश्चन यह है बाबू, शुक्र जनन क्या है। शुक्र जनन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए शुक्र जनन क्या है, लिखेंगे वृषण में शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन या शुक्र जनन, ठीक है, कहते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्रमशः 3 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, पहला होता है गुणन अवस्था, दूसरा वृद्धि अवस्था, तीसरा परिपक्व अवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणन अवस्था क्या होता है। इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समुचित विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं, ठीक है, का निर्माण होता है। ये द्विगुणित होते हैं। सेकेंड, वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। एंड थर्ड है परिपक्व अवस्था। इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा उनके अर्धसूत्र विभाजन के द्वारा पूर्ण शुक्राणु कोशिका बनती है। बाद में इन्हीं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे भी आप लोग क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से अच्छे से क्या करेंगे बाबू, याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बाबू, यहाँ ध्यान समझें। बंध्याकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बंध्याकरण से क्या तात्पर्य, इसकी विधियां लिखें। तो आप क्या लिखेंगे, बंध्याकरण एक ऐसी तकनीकी है जिसमें नर या मादा के जनन वाहिकाओं, ठीक है, को काटकर बांध दिया जाता है। यह जनन क्षमता को स्थायी रूप से रोकने के लिए सर्वाधिक सफल विधि है। ये विधियां क्रमशः निम्न है। ठीक है, बंध्याकरण क्या है, यह हमारा एक अस्थायी विधि है। तो पहला क्या है, महिला नसबंदी और दूसरा होता है पुरुष नसबंदी। ठीक है, तो महिला नसबंदी होता है, इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ठीक, तो इस विधि में स्त्रियों के अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है ताकि अंडाशय में बनने वाले अंडाणु अंडवाहिनी नलिका में आगे न बढ़ सके तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी न हो सके। इस विधि से जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा है आपका पुरुष नसबंदी। क्या लिखेंगे, इस विधि में पुरुषों के शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है ताकि वृषण में बनने वाले शुक्राणु आगे न बढ़ सकें तथा निषेचन की प्रक्रिया पूरी न हो सके। इससे जनन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बाबू, तो ये आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। असंग असंग जनन क्या है, उदाहरण देके समझाइए। ठीक है, तो लिखेंगे असंग जनन, पौधों में जब लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्रीय विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पौधों का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो ये लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है कायिक जनन, दूसरा क्या है अनिषेक, ठीक है, बीजता। तो पहला हेडिंग डालेंगे कायिक जनन। इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होता है उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे गन्ना हुआ और आलू हुआ। सेकेंड है अनिषेक बीजता। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्म एवं अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बाबू, प्रश्न है, यहाँ ध्यान दें कि परखनली शिशु पर टिप्पणी लिखें। परखनली शिशु पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो परखनली शिशु पर टिप्पणी लिखें, इसके बारे में मैं समझा दे रहा हूँ। आप लोग अगर कलम कापी लेके बैठे हो तो इसको नोट कर ले अच्छे से। मैं आप इसको समझाने जा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, आप लोग कापी और कलम लेके बैठ जाए। देखिए, परखनली शिशु पर टिप्पणी लिखने के लिए जब आए तो हम क्या लिखेंगे कि परखनली शिशु आईवीएफ तकनीक, क्या आईवीएफ, ठीक है, आईवीएफ तकनीक ऐसी दंपतियों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है, ध्यान समझिएगा, या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है, कापी है तो आप कापी पर कलम से लिखिए बढ़िया से, ठीक है, ठहरता, या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार, यानी स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है। इस तकनीकी में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर शरीर के आंतरिक तापमान जितने तापमान पर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से परखनली में निषेचित कराया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अंतः पात्र निषेचन भी कहते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण को महिला के अंतः गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, जहाँ पर गर्भावधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु भी कहते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुने होंगे, समझ में आया कि नहीं यार, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप लोग अगर मैं इसको बोल रहा हूँ तो आप लोग इसका नोट भी करते चले क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से, ताकि याद हो जाए। चलिए क्वेश्चन आता है बाबू, इसमें ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लयमार्कवाद को समझाइए। क्या आता है, ध्यान समझिएगा, अगला क्वेश्चन नोट करें, लयमार्कवाद, ठीक है, को समझाइए। अगला क्वेश्चन है लयमार्कवाद को समझाइए। ठीक है, तो कापी और कलम लेके बैठे हैं तो ध्यान से सुनो। लयमार्कवाद में दो सिद्धांत का समावेश किया गया है। लयमार्कवाद में दो सिद्धांत का क्या किया गया है, समावेश किया गया। लिख लो, पहला लिख लो, पहला जो होता है आपका अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, अंगों का उपयोग
तथा अनुपयोग, ये हेडिंग बनाओ। और दूसरा जो होता है बाबू, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, ये लयमार्कवाद को समझाने की बात जब कहे तो ये आप क्या करेंगे कि सिद्धांतों का समावेश किया गया है, दो सिद्धांतों का समावेश किया गया। तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो पहला हेडिंग डालेंगे क्या, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग। क्या लिखेंगे इसमें कि लयमार्क के अनुसार कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास और वृद्धि होती है तथा जिस अंग का उपयोग नहीं होता वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। लिख लेंगे। सेकेंड हेडिंग डालिएगा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। इसमें क्या लिखना है, लयमार्क के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है। यही उपार्जित लक्षण उसके संतानों में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। ठीक है बाबू, तो ये आपका लयमार्कवाद को समझाने की बात कहे तो ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपका ये महत्वपूर्ण है, हाथी पांव। हाथी पांव को क्या कहते हैं, फाइलेरिया रोग का कारक संक्रमण तथा लक्षण बताइए। ये अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है बाबू, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाथी पांव या इसको कहते हैं फाइलेरिया रोग का कारक पूछ सकता है, संक्रमण तथा लक्षण बताइए। अब देखिए इसको मैं समझा रहा हूँ, कापी कलम लेके बैठे हो तो इसका आंसर लिखो। देखो, इस रोग को फील पाव या फाइलेरियासिस भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं, फील पाव। ठीक है, जो हाथी पांव होती है इसको हम क्या कहते हैं, फील पांव भी कहते हैं। ठीक है, और इसको और क्या कह सकते हैं, फाइलेरियासिस। क्या कह सकते हैं, फाइलेरियासिस। ठीक है, अब वही लिखोगे कि इस रोग को फील पांव या फाइलेरियासिस भी कहते हैं। और कारक, इसके बाद हेडिंग क्या डालोगे, कारक। ठीक है, इसका आंसर लिख रहे हो। कारक में क्या लिखोगे कि इस रोग का कारक क्या है बताओ। जो फाइलेरियासिस होता है इस रोग का कारक क्या होता है, बस उसका नाम याद रख लो, वूचुरेरिया। याद रखना, कारक जो है क्या लिखेंगे कि इस रोग का कारक वूचुरेरिया। ठीक है, बैंक्रोफ्टाई। ठीक है, क्या लिखेंगे, बैंक्रोफ्टाई। ठीक है, नामक कृमि है, नामक क्या है, कृमि है। ये कारक लिख देंगे। उसके बाद बाबू हेडिंग डालना संक्रमण। क्या इसका हेडिंग डालेंगे, संक्रमण। संक्रमण में क्या लिखेंगे, लिखिएगा यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। संक्रमण में क्या लिखेंगे, यह किस मच्छर के काटने से होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इसमें पांव फूलकर कैसा हो जाता है, बिल्कुल हाथी के पांव के समान हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे रोग के लक्षण। क्या लिखेंगे, रोग के लक्षण। ठीक है जी, इसको ध्यान समझो। तो रोग के लक्षण में लिखेंगे 1 2 3 4 करके। पहला पॉइंट लिखो, हाथ व पैरों का फूल जाना। इसमें हाथ व पैर क्या हो जाते हैं बाबू, फूल जाते हैं। सेकेंड, शरीर के आकार में अनियंत्रित वृद्धि होना। शरीर के आकार में क्या होता है, अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है।
और बुखार होना। और चौथा क्या लिखेंगे, शरीर का जगह जगह फूल जाना। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर जरूर समझ में आया होगा। चलिए बाबू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। लैमार्कवाद तो आप समझ ही गए हो। अब एक डार्विनवाद आता है, क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, इसको लिखें आप, प्रश्न लिखें। डार्विनवाद डार्विनवाद अथवा प्राकृतिक वर्ण का विस्तार में वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसे नोट करें कि डार्विनवाद अथवा प्राकृतिक वर्ण का विस्तार में वर्णन करें। तो चलिए इसके बारे में लिखिए फटाफट, कापी कलम लेके बैठिए। चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, जीवन में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। सेकेंड लिखना बाबू, जीवन संघर्ष। सेकेंड क्या लिखेंगे, जीवन संघर्ष। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से लिखते चलें। तीसरा क्या लिखेंगे, वातावरण में निरंतर परिवर्तन। वातावरण में निरंतर परिवर्तन। ये तीन हेडिंग अगर आप लिख लेंगे तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और कम से कम 2 के बारे में लिख दीजिएगा। तो पहला हेडिंग डालो, जीवन में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। इसमें क्या लिखेंगे, प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी लगभग निश्चित तथा संतुलित रहती है। सेकेंड, जीवन संघर्ष लिखना। सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारी में जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। तो 2 के बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है बाबू, चलिए इन सभी क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक तैयारी कर लें। ये क्वेश्चन देखिए, ये आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेनल मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन है, स्टेनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसको आप लोग ये लिख लीजिएगा, इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है कि मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, या जीवन की उत्पत्ति में मिलर का प्रयोग का महत्व बताइए, या मिलर के चिंगारी विमुक्ति उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, देखो बाबू। ठीक है, और ये चित्र बना लो। ठीक है, चलिए चित्र देख लो बाबू, हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका,
अंडाणु जनन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अंडाणु जनन क्या है? अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। क्या लिखेंगे? अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन या अंड जनन कहते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम। अंडाणु जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था दूसरा, और तीसरा क्या है? परिपक्वन अवस्था। पहला गुणन अवस्था, हेडिंग डालो। देखेंगे इस अवस्था में अंड जनन कोशिकाएं समुचित विभाजन करती हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। ठीक है, वृद्धि अवस्था में अंड जनन की वृद्धि अवस्था शुक्र जनन की तुलना में बहुत लंबी होती है। इस अवस्था में अंडाणु जनन कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन की पूर्व अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण नहीं हो पाता। इसमें अंडाणु जनन कोशिकाएं अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ की संचित करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। उसे पूर्ण अंडाणु कोशिका या प्राथमिक, ठीक है, साइट कहते हैं। तीसरा है परिपक्वन अवस्था। ठीक है, ग्राफियन पुटिका के परिपक्वन होने के बाद इसमें उपस्थित प्राथमिक साइट में प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जो असमान होता है और इसके फलस्वरूप एक अगुणित, क्या लिखेंगे? अगुणित द्वितीयक ओसाइड का निर्माण होता है तथा ग्राफियन पुटिका के फटने से यह द्वितीयक अंडाणु कोशिका युक्त होकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाता है। इसमें द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने के बाद होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए बाबू, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इन सभी के सभी प्रश्न को आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अमीबी, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्वेश्चन है अमीबी पेचिश के कारण कारक लक्षण व बचाव के उपाय के बारे में लिखें। ठीक है, यह क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखें। देखिए कह रहा है कि अमीबीय पेचिश के कारक, तो इसका उत्तर जब लिखेंगे तो देखो मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालना कारक, इसके बारे में लिखिए अमीबी पेचिश के कारक। हेडिंग डालेंगे क्या? अमीबी पेचिश के कारक। क्या लिखेंगे? अमीबी पेचिश के कारक। ठीक है जी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि यह रोग एंट अमीबा, ध्यान समझो, यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलेटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इस रोग में आंत्र व पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इससे सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है? आंत्र और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। यह रोग घरेलू मक्खियों द्वारा संचालित होती है। ठीक है, अब इसके बाद लक्षण इसके लिखेंगे। लक्षण, ठीक है, लक्षण में लिखो। लक्षण में 3-4 पॉइंट बनाओ। पहला क्या होता है? पेट में दर्द होना। पहला लिखो पेट में दर्द होना। सेकेंड, दूसरा लिखिए दस्त के साथ रक्त का आना। दस्त के साथ रक्त का आना। तीसरा, शरीर के भार में निरंतर कमी होना। चौथा,
मल के साथ श्लेष्म कहना। ठीक है बाबू, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें देखो अभी तो उपाय बचाव व उपाय भी कह रहा है ना। ठीक, तो बचाव के उपाय, उपाय लिखेंगे, बचाव के उपाय भी लिख लो, कैसे इससे बच सकते हैं। तो इसमें पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4। पहला लिखेंगे, दूषित जल व भोजन का सेवन न करें। ने जो भी दूषित जल व भोजन उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जल को उबालकर व आसान करके पीना चाहिए। ठीक है, उबाल करके ठंडा करके आराम से उसको पीजिए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। फल व सब्जियों को क्या करना चाहिए, धोकर रखना चाहिए और धोकर खाना चाहिए। ठीक है जी, धोकर क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। चलो बाबू नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग मलेरिया, एक क्वेश्चन आता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया या आप लिख मलेरिया और डेंगू दोनों पूछ सकते हैं। ठीक है, मलेरिया आप लिख डेंगू, डेंगू बुखार। देखो डेंगू बुखार को हम क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है जी, का रोगजनक कारक लक्षण व बचाव के उपाय बताइए। देखिए ये क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन ये आप तैयार करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्या क्वेश्चन, कि मलेरिया कह सकता है या डेंगू बुखार, डेंगू बुखार को कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, का रोगजनक कारक लक्षण व बचाव के उपाय। तो देखिए सबसे पहले आप डेंगू बुखार, मलेरिया के बारे में जानते हैं, मलेरिया के बारे में लिख लीजिएगा, मैं डेंगू का बता दे रहा हूँ। तो डेंगू में क्या लिखेंगे, डेंगू बुखार, ठीक है, फ्लेवी वायरस के द्वारा होता है। यह रोग मादा एडीज एजिप्टी मच्छर, कौन सा है, डेंगू बुखार जो होता है क्या, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। ठीक है, मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जिसमें प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। आप जानते होंगे सबसे अधिक प्लेटलेट्स को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, जिसको भी डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इससे प्रभावित होने लगते हैं। देखो बाबू, इसके बाद लक्षण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लक्षण। इसके क्या लिखेंगे, लक्षण। लक्षण लिखेंगे क्या क्या है, जोड़ों में तीव्र दर्द होने लगता है। सिर, दूसरा है सिर दर्द के साथ बुखार का होना। तीसरा, पेशियों में जकड़न होना। चौथा, कमजोरी महसूस होना। ठीक है बाबू, तो बताओ लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे। अब इसके बाद हेरी नाला उपचार, उपचार में क्या लिखेंगे, लिखो जल्दी फटाफट। अभी तक इसका कोई टीका नहीं बना है, जो डेंगू है इसका अभी तक कोई टीका नहीं बना है। रोगी को दर्दनाशक औषधि दी जाती है। ठीक है, मैं डेंगू की बता रहा हूँ, मलेरिया की नहीं, मलेरिया लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है जी, यानी रोगी को दर्दनाशक औषधि दी जाती है। अब क्या लिखेंगे, बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। इसमें पॉइंट बनाओ 1 2 3 4। पहला लिखेंगे, गड्ढों में जल जमा नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, नालियों में मिट्टी का तेल या डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। चौथा, घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। ठीक है जी, तो ये बताओ बहुत बड़ा कठिन तो नहीं है कि नहीं, आप याद कर सकते हो, बोलो, तैयारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, एल्कोहल के सेवन से, अगला क्वेश्चन है प्रश्न, एल्कोहल के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव तथा
इससे बचने के उपाय को लिखें। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ये हो गया। एल्कोहल पे क्वेश्चन पूछता है कि एल्कोहल के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभाव तथा इससे बचने के उपाय लिखना है। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्कोहल के क्या कुप्रभाव, हेडिंग क्या डालेंगे, इसका उत्तर में लिखेंगे एल्कोहल के कुप्रभाव। ठीक है, पॉइंट बनाओ आप, पॉइंट में लिखो पहला, इससे व्यक्ति के अंदर हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है, एल्कोहल का जो सेवन करेगा हिंसक प्रवृत्ति आ जाएगी। सेकेंड, इसके अत्यधिक सेवन से श्वसन घात, हृदय घात, कोमा व व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। तीसरा, एल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति धन की तंगी से चोरी का सहारा लेने लगते हैं। अगला पॉइंट, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा इसका सेवन करने से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट, एल्कोहल का अधिक सेवन करने के कारण व्यक्ति में अकेलापन, व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी, सोने की आदत, मित्रों से बिगड़ते संबंध आदि लक्षण पनपने लगते हैं। ठीक है जी, तो ये एल्कोहल के क्या है बाबू, कुप्रभाव है। अब ये बताओ इसकी रोकथाम के उपचार क्या हैं, लिखेंगे रोकथाम के उपचार। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि बच्चों को कुसंगत से दूर रखना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उसको कुसंगत से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। सेकेंड, बच्चों का लालन पालन उच्च स्तर पर होना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक बच्चों को अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए। और चौथा, नशीले पदार्थों का आदी होने पर मनोवैज्ञानिक के संपर्क में सलाह लेनी चाहिए। ठीक है बाबू, तो आई होप ये भी क्वेश्चन तो आपको जरूर ही समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न अच्छे से आप लोग देख लो। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या है। ठीक है जी, प्रतिरक्षा क्या है, सहज व उपार्जित, सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में बताइए। ठीक है जी, ध्यान से समझना बाबू। तो पहला हेडिंग डालेंगे प्रतिरक्षा। चलिए कापी कलम लिए हैं, इसका आंसर लिखिए। प्रतिरक्षा क्या होता है, लिखो, शरीर द्वारा सभी प्रकार के रोग जनकों तथा अन्य विषैलज पदार्थों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह सहज होता है। पहला पॉइंट क्या होता है, प्रतिरक्षा सहज, इसको कहते हैं अवशिष्ट। ठीक है जी, या जन्मजात, जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा। ठीक है। सेकेंड जो होता है बाबू उपार्जित प्रतिरक्षा या विशिष्ट प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये हेडिंग आप बना लेना। ठीक है जी, तो पहला हेडिंग डालो आप सहज अवशिष्ट। ठीक है, तो सहज क्या होता है, लिखेंगे यह प्रतिरक्षा मनुष्य में जन्म के समय से ही मौजूद होती है। इस प्रतिरक्षा में विभिन्न प्रकार के रोग को विभेद करने की क्षमता होती है, इसलिए यह सभी रोगों का समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे त्वचा, लार, WBC। ठीक है, तो ये सहज होता है। सेकेंड, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद
शरीर में मौजूद होता है। ठीक है, इस प्रतिरक्षा में स्मृति कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो रोगाणुओं को पहचान कर उसे क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। जैसे क्या होता है, टीका वगैरह होता है ना, उसी को हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट अगला हेडिंग, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या है। अगला क्वेश्चन, जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या है। कृषि में इनका महत्व लिखें। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात ये जान लेते हैं कि जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या होता है। तो पहले ये हेडिंग बनाओ। ठीक है, तो जैव उर्वरक या जैविक खाद होता है, इसके बारे में लिखो। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपने जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करते हैं तथा पौधों व फसलों की वृद्धि व विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं, उन्हें जैव उर्वरक या जैविक खाद कहा जाता है। जैविक खाद में अहम भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म जीव क्रमशः निम्न हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, पहला लिखो साइनोबैक्टीरिया। पहला क्या होता है जी, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है जी, लिख लेंगे, साइनोबैक्टीरिया होता है। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या लिखेंगे, ये जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तथा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जो पौधों के लिए एक उर्वरक की तरह प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है बाबू, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से ज़रूर आप लोग ज़रूर तैयार करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो बाबू, सेकंड आप चाहो इसको हेडिंग बना सकते हो, कौन कौन से हम, एक होता है माइकोराइजा होता है, थर्ड होता है राइजोबिलियम जीवाणु होता है, और नीलहरित शैवाल भी होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है जी, चलो बाबू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा बनता है, प्रतिजैविक क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है। किन्हीं दो का नाम लिखें। ठीक है जी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रतिजैविक क्या है। तो देखो जी, प्रतिजैविक क्या है, लिखो जल्दी फटाफट इसका आंसर लिखिए। प्रतिजैविक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व विकास को रोकते हैं। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के कवक, जीवाणु आदि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रेमाइसिन, नियोमाइसिन। ठीक है, समझ में आया। चलो बाबू, बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए, ये सभी क्वेश्चन आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करें ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई तनिक भी दिक्कत न आवे। ठीक है जी, चलो बाबू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये आता है आपका, बायोरिएक्टर, टिप्पणी लिखना होता है। एक अगला प्रश्न है, बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर ठीक है पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, बायोरिएक्टर पर क्या लिखें, टिप्पणी लिखें। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लेंगे ना। चलिए, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा,
नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो मैं इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है जी, कुछ तो आप लोग कर ही लोगे बाबू। चलिए कुछ क्वेश्चन अब मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग इसको क्या करना करना ढूंढ के आंसर लिख लेना, नहीं आएगा तो फिर बताना, हम उसको बता देंगे। प्रश्न, अगला क्वेश्चन है पॉलीमरेज पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया ब्रैकेट में PCR, ठीक है जी, की व्याख्या करें। ठीक है बाबू, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है बाबू, चलिए पॉलीमरेज वाला तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आ जाता है प्लाज्मिड। फिर प्रश्न है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में लिख लो बाबू फटाफट। चलो प्लाज्मिड, हेडिंग डालो प्लाज्मिड। देखिए, यह जीवाणु के अतिरिक्त DNA की एक इकाई होती है जो प्रमुख गुणसूत्र DNA से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। यह जीन अभियांत्रिक में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला वाहक होता है और सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला वाहक PBR 322 क्या है, PBR 322 है। ठीक है, और इसी के गुण अगर लिखेंगे तो हेडिंग डालेंगे प्लाज्मिड के गुण। ठीक है जी, गुण में पहला लिखेंगे ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। दूसरा, ये इसमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। और नेक्स्ट, इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन स्थित होते हैं। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिखें, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो फटाफट। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, या पूछ सकता बात वही होगा, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, बात वही होगी, इसका लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चलो बाबू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, बस समापन की प्रक्रिया पर ही है, ज़्यादा नहीं है। बेटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी, बेटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलो बाबू नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक ये भी देख लीजिएगा, टिप्पणी में आप देख लीजिएगा बायो पायरेसी। ठीक है जी, बायो पायरेसी भी आप देख लीजिएगा टिप्पणी में। ठीक है, चलिए एक और टिप्पणी देख लीजिएगा, प्रतियोगिता या स्पर्धा, प्रतियोगिता या स्पर्धा। ठीक है, ये सब जो है टिप्पणियां आप क्या करेंगे, एक साथ नोट कर लेंगे। और एक टिप्पणी और, खाद्य जाल, खाद्य जाल पूछ सकता है, खाद्य जाल किसे कहते हैं। ये सभी टिप्पणियां आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। पूछ सकता है परिभाषा, खाद्य जाल किसे कहते हैं। ठीक है, या टिप्पणी के रूप में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
पारितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित करें। प्रश्न, पारितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित करें। ठीक है, ये क्वेश्चन ये देख लेंगे। ठीक है जी, पारितंत्र में उत्पादकता को क्या करें, परिभाषित करें। और ये क्वेश्चन देख लेंगे आप, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? ठीक है बाबू, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं ये आप देख लेंगे। चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन और देख लें। और ये क्वेश्चन बाबू ये देखेंगे आप, विलुप्त प्रजातियां से क्या तात्पर्य है? प्रश्न, विलुप्त प्रजातियों से क्या तात्पर्य है? ठीक है जी, विलुप्त प्रजातियों से क्या तात्पर्य है, एक ये देख लेंगे। उसके बाद बाबू ये देख लीजिएगा, संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है? संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है? ठीक है, संकटग्रस्त जातियों से क्या तात्पर्य है, इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं, बढ़ा लीजिएगा, इसके संरक्षण से क्या उपाय हैं। ठीक है बाबू, इसके संरक्षण के क्या उपाय है। ठीक है बाबू, तो देखिए ये सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। ये यूपी बोर्ड 2025 जो 3 तारीख के पेपर हैं उसमें से आपके 3-3 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 36 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो ये सब आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए गए हैं। और इसके बाद हम आपको जैसे अंतर वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा। और उसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा जो फुल फॉर्म आता है उसमें से वो बता दूंगा और लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।